चलिए बेटा, हम लोग अपने आईसी इंजन का 17वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। आइए बेटा, बेसिक फंडामेंटल हम लोग देख लिया। आईसी इंजन में क्या क्या होता है, कंपोनेंट क्या होते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, पेट्रोल डीजल क्या होता है, ऐसा इंजन सीआई इंजन क्या होता है, ऐसा इंजन में कौन से इंजन आते हैं, सीआई इंजन में कौन से इंजन आते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के अपने फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, पेट्रोल डीजल में किसके फायदे क्या हैं, किसका नुकसान क्या है, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड इत्यादि किस मटेरियल के बनते हैं, सारी चीजें कहलाती है बेसिक फंडामेंटल। इसमें बेटा थ्योरी इन्वॉल्व थी, इसमें किसी प्रकार की एनालिसिस या थर्मोडायनेमिक्स नहीं थी। लेकिन बेटा जो हम लोग आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2, उसका नाम है गैस पावर साइकिल। इसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। तो आइए हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करें। बेटा चैप्टर 2 का नाम क्या है? गैस पावर साइकिल्स। कभी कभी इसको हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स भी कहते हैं। किसी किसी बुक में आपको ये चैप्टर गैस पावर साइकिल के नाम से मिलेगा और किसी किसी बुक में यही चैप्टर आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल के नाम से मिलेगा। तो आइए पहले इस चैप्टर का जो नाम है उससे थोड़ा मतलब निकालते हैं। देखिए बेटा, दोनों में ही साइकिल्स है। तो यहां पे किस साइकिल की बात हो रही है? वो 2 चक्के वाली जो आपकी है साइकिल, या मोटरसाइकिल की बात हो रही है, या ट्राइसिकल 3 पहिए वाली? नहीं सर, यहां पे साइकिल का मतलब है थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल का मतलब ऊष्मागतिकीय चक्र। ऊष्मागतिकीय चक्र किसको कहते हैं? जब कोई निकाय अपनी अवस्था से शुरू होके विभिन्न प्रक्रमों से गुजर के लौट के अपनी अवस्था पे आ जाता है तो हम कहते हैं उस निकाय ने एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पूर्ण की है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई निकाय सिस्टम, ये क्या है सर? एक एक्सिस है जिसको वाई बोल रहे हैं, ये क्या है? दूसरी एक्सिस जिसको आप एक्स बोल रहे हैं। अब मान लीजिए इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम। सर प्रेशर ना होकर इधर है टेम्परेचर, इधर है एंट्रोपी। इन दोनों एक्सिस पे कोई भी प्रॉपर्टी है और हमारा कोई निकाय है, वो यहां से शुरू किया और यहां से यहां गया, 1 से 2, फिर 2 से गया, 2 से आया 3, और 3 से आया 4, और 4 से लौट के 1 पे आ गया। तो हम लोग ये कहते हैं जब कोई ऊष्मागतिकीय निकाय, थर्मोडायनेमिक्स बताती है कि सिस्टम क्या होते हैं, अभी आगे बात भी करेंगे। जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से शुरू करके कई प्रक्रमों से गुजर के अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो हम कहते हैं कि उस निकाय ने एक ऊष्मागतिकीय चक्र कंप्लीट किया है। हम इसको बोलते हैं आम बोलचाल में लौट के बुद्धू घर को आया। 1 से चले थे पहुंचे थे 2, 2 से चले पहुंचे 3, 3 से चले पहुंचे 4, और 4 से लौट के घर चले आए। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसका मतलब हम लोग इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल्स की। अब उसमें 4 प्रोसेस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और वो प्रोसेस विभिन्न प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक साइकिल है तो ये क्लोज लूप होगा, जहां से चलेंगे वहां लौट के आएंगे। तो यहां पे साइकिल का मतलब है थर्मोडायनेमिक साइकिल या ऊष्मागतिकीय चक्र। अब यहां पे लिखा है पावर। अब बेटा हमारी थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 2 तरह की डिवाइसेस पढ़ते हैं, एक +W और एक -W। +W का मतलब वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, जो वर्क देती हैं, और वर्क ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा फ्री में तो मिलेगी नहीं। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वर्क कैसे मिलता है? सर हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होती है। तो हमारे सारे हीट इंजन जो होते हैं, वो +W डिवाइस होते हैं, वो वर्क देते हैं और कार्य करने की दर को ही हम पावर कहते हैं। तो पावर साइकिल का मतलब हम इसमें वैसे ऊष्मागतिकीय चक्र पढ़ेंगे जो हमें वर्क आउटपुट देते हैं। सारे हीट इंजन कैसे होते हैं? वर्क आउटपुट डिवाइस होते हैं, +W डिवाइस होते हैं और साइक्लिक डिवाइस होते हैं। याद कीजिए फर्स्ट डेफिनेशन। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है। वर्क प्रोड्यूसिंग का मतलब कार्य देगा, कार्य देगा मतलब पावर देगा, लेकिन एक ऊष्मागतिकीय चक्र पे काम करेगा। एक साइक्लिक डिवाइस है, जहां से शुरू करेगा लौट के वहां आ जाएगा, फिर शुरू करेगा लौट के वहां आ जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। कैसी? +W वाली। मतलब हर साइकिल में वर्क मिलेगा, कम या ज्यादा वो अलग बात है, वर्क मिलेगा। और दूसरी होती -W, बाद में देखेंगे। अब जब हम इन ऊष्मागतिकीय चक्र का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हमें वर्क मिला करेगा, अब ये जो हमारा निकाय है, जो ये नाच रहा है 1 2 3 4 में, या विभिन्न प्रक्रमों से गुजर रहा है, ये निकाय कैसा है? ये गैसीय अवस्था में है। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है
कि बेटा दो गैसीय अवस्थाएं दो होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं गैस और एक को हम लोग बोलते हैं वेपर। तो इसका मतलब हम किस तरह की साइकिल्स का अध्ययन करने जा रहे हैं? हम ऐसी ऊष्मागतिकी चक्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें वर्क आउटपुट मिलता है और जो कार्यकारी माध्यम है या जिसको हम लोग बोलते हैं निकाय है या जिसको आप बोलते हैं सिस्टम है, वो कैसा है? गैस है। और जब हम गैस कहते हैं तो हम इसकी पढ़ाई करते वक्त इस गैस को आइडियल गैस मान के पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब बेटा ये जो गैस पावर साइकिल नामक चैप्टर है, इसमें तीनों शब्दों का मतलब है। हम उन ऊष्मागतिकी चक्र का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमें वर्क आउटपुट देते हैं, जिसका नेट रिजल्ट क्या होता है? वो हमें वर्क आउटपुट देते हैं। यहां पे ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि सर हर प्रोसेस में वर्क मिलेगा। मैंने कहा नहीं, हर प्रोसेस में वर्क तो हमारे आईसी इंजन में भी नहीं मिलता, सक्शन में वर्क नहीं मिलता, कंप्रेशन में वर्क नहीं मिलता, एग्जॉस्ट में वर्क नहीं मिलता, बल्कि खर्च होता है। लेकिन पावर वाले स्ट्रोक में हमें जो वर्क मिलता है उसमें से 3 खर्चा निकाल भी देते हैं, तब भी हमें नेट वर्क मिलता है। इसका मतलब हम ऊष्मागतिकी चक्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, ऐसे ऊष्मागतिकी चक्र का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें हमें नेट वर्क मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली उससे हमें नेट रिजल्ट क्या होगा? हमें वर्क मिलेगा। लेकिन वर्क पाने के लिए हीट एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी जलाना पड़ेगा। अब जो वर्किंग मीडियम होगा, जो कार्यकारी माध्यम होगा, जो अंदर चलेगा, वो गैसियस होगा। और यहां पे जब हम पढ़ेंगे तो हम उस गैस को आइडियल गैस मान के पढ़ेंगे। एक्चुअल में आइडियल गैस नहीं होगा, एक्चुअल में तो हमारा वायु होगा या वायु और पेट्रोल का मिक्सचर होगा या जली हुई गैसेज होंगी, लेकिन हम पढ़ते उसको आइडियल गैस मान के हैं। तो मैंने गैस पावर साइकिल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सर कुछ किताबें इसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहती हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटा वो हम जो जब आगे पढ़ेंगे इसके अंदर अजम्पशंस वगैरह आएंगे तो हम मानते हैं इसकी पढ़ाई में कि हमारा कार्यकारी माध्यम क्या है? वो एयर है। अब साइकिल का मतलब तो समझ ही रहे हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जब ये इंजन चलता है तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जिसमें चलता है, आदर्श परिस्थितियों में चलता है। तो इसका मतलब एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स का मतलब ऐसे ऊष्मागतिकीय चक्रों का अध्ययन जिसमें एयर को कार्यकारी माध्यम मानते हुए हम कुछ स्टैंडर्ड, या कह सकते हैं आप, कभी मैंने क्या बोला स्टैंडर्ड की हिंदी, मानक परिस्थितियों में या आदर्श परिस्थितियों में जब इंजन चलता है उसका अध्ययन करेंगे। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलिए या गैस पावर साइकिल बोलिए, एक ही चीज है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा खासा इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराएं, थर्मोडायनेमिक्स जहां जहां होगी मैं धीरे धीरे रुक रुक के एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ में आना चाहिए कम से कम। ठीक है, आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो आइए, नया चैप्टर हम लोग का है गैस पावर साइकिल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आइए अब इसके अंदर जो कंटेंट कवर करने जा रहे हैं हमारे, वो ये कंटेंट है इस चैप्टर का। इसको मैंने बेटा 9 टुकड़ों में बांटा है, इंट्रोडक्शन से लेके 1.9 तक। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेटा आज 1.1 इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन को मैंने रोचक बनाने के लिए कुछ नए तरह से शुरू किया है बेटा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बोला लेट अस प्ले विथ थर्मोडायनेमिक साइकिल। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आओ खेला जाए। किससे खेला जाए? थर्मोडायनेमिक साइकिल से खेला जाए। चलो खेला शुरू करते हैं। जैसे खेला शुरू करते हैं देखो क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पे एटकिंसन और जूल 2 लोग आ गए। खेल शुरू हुआ तो लोग खिलाड़ी आने लगे, 2 खिलाड़ी आ गए, और फिर देखो 3 खिलाड़ी और आ गए, और फिर देखो ये 2 खिलाड़ी और आ गए, और ये देखो 4-5 खिलाड़ी और आ गए, और ये देखो कुछ और आ गए, ये और खिलाड़ी आ गए। अब देखिए आपके खेल में इतने खिलाड़ी आ गए, इसका मतलब ये सब क्या हैं? खिलाड़ी हैं, खेलने आए हैं। थर्मल में ये सब खिलाड़ी हैं हमारे। अगर इन खिलाड़ियों से जान पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए और हम समझने लगे कि क्या है, हमें थर्मल सॉल्व। अगर आपको सारी साइकिल तो हैं क्या, ये खिलाड़ी थर्मोडायनेमिक साइकिल हैं। लेकिन अब ये खिलाड़ी अलग अलग रंग के हैं, सबका रंग अलग अलग है। कुछ हरे हैं, कुछ ऑरेंजिश हैं, कुछ ब्लूइश हैं। इसका मतलब सबका रंग अलग अलग है। तो आइए अब इस थर्मोडायनेमिक साइकिल्स को थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश की जाए। तो आइए आज का हम लोग का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEF जो भी है। अब देखिए जैसे मैंने ए बोला तो यहाँ देखिए एटकिंसन। अब देखिए बेटा एटकिंसन एक साइकिल होती है जो ज्यादा प्रचलित नहीं है, तो हो सकता है इसका आपने नाम ना सुना हो और हम लोग की पढ़ाई में ज्यादा आएगी भी नहीं, लेकिन एक आध जगह आएगी तो आप भी समझ जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन होती है एटकिंसन।
वहां ए से आया एटकिंसन और मैंने इसको इस स्क्रीन में कहीं ना कहीं फिट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने पहले से सेट करके रखा है, वो आके यहां बैठ गया। आगे चलते हैं बी में देखिए बेल कोलेमन, ये बेल कोलेमन यहां आ गया, बेल कोलेमन ये आया। अब ये बेल कोलेमन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर साइकिल नहीं है, लेकिन हाँ जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि साइकिल जो है आएगी। इस बेल कोलेमन साइकिल को हम लोग कभी कभी रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। बेल कोलेमन बोले या रिवर्स जूल बोले। इसके आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग आते हैं यहां पे, देखो बेटा सी से हो गया कॉर्नॉट। इसका नाम तो आपने सुना होगा। अब अगर मान लीजिए आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है कभी भी, तो कॉर्नॉट का नाम तो सुना होगा। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लियर है तो घबराइए मत, हम कवर करेंगे कॉर्नॉट को दोबारा। लेकिन कॉर्नॉट का नाम तो कम से कम सुना है और बड़ी महत्वपूर्ण साइकिल है। शायद पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण साइकिल अगर कोई है तो कॉर्नॉट। तो अगर मान लीजिए आपको एक साइकिल अच्छी तरह से आती है तो कम से कम कॉर्नॉट साइकिल तो आनी ही चाहिए। किसी भी गाइड में कॉर्नॉट साइकिल से संबंधित कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव सवाल मिलते हैं बेटा, तो कॉर्नॉट है। आगे बढ़ते हैं। सर फिर से आ गया कॉर्नॉट। मैंने कहा यार डबल हो गया, लेकिन सर पहली बार ब्राउन कलर से आया था, इस बार ग्रीन कलर से आया है, तो एक ब्राउन वाली है और एक ग्रीन वाली है। सर दोनों अलग है क्या? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, 2 बार आ गया, पता नहीं कैसे। आगे चलते हैं। सर डी से डीजल, इसका नाम भी सुना होगा, डीजल साइकिल का भी नाम सुना होगा, डीजल इंजन का भी नाम सुना होगा, डीजल जो ईंधन होता है पेट्रोल डीजल वाला डीजल, उसका भी नाम सुना होगा। तो डीजल साइकिल आ गया। और आगे बढ़ते हैं। ड्यूल साइकिल, हो सकता है इसका नाम आपने सुना हो अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं ड्यूल साइकिल, तो ये भी हमारी पढ़ाई में आने वाली है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक आ गई इरिक्सन साइकिल। अब हो सकता है बेटा आपने इरिक्सन का नाम कम सुना हो। बेटा इरिक्सन का मोबाइल फोन आया करता था इस जमाने में। इरिक्सन मल्टीनेशनल कंपनी है बहुत बड़ी, ये आपके टेलीकम्युनिकेशन और इस फील्ड की इरिक्सन बहुत बड़ी कंपनी है। इरिक्सन, ये इरिक्सन जो है आ गया, कहां पे आया? देखो इरिक्सन कहीं पे आया, ये आ गया इरिक्सन। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे आ गया जूल साइकिल। सर जूल तो एक बार आ चुका है। मैंने कहा नहीं जूल नहीं आया, वो रिवर्स जूल आया था। अब की बार जूल साइकिल आया, इधर जूल आया, जूल साइकिल आ गया। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रेटॉन साइकिल। तो कभी कभी जूल साइकिल भी बोलते हैं या इसको ब्रेटॉन साइकिल भी बोलते हैं। और आगे चलते हैं। सर एल से लीनियर साइकिल। सर इसका तो नाम ही नहीं सुना मैंने घबराओ मत, मे भी गाइड में कहीं पे इसका जिक्र भी ना है, लेकिन एक साइकिल होती है, हल्का सा बताएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो लीनियर साइकिल। अब देखिए हम लोग अपना खेल शुरू किया है, कुछ साइकिल्स के नाम आ रहे हैं। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हम इसे स्क्रीन गैप कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे स्क्रीन पे इतने नाम आ चुके हैं, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर कॉर्नॉट 2 बार आ गया, अलग अलग रंग से आ गया। सर इरिक्सन आ गया, डीजल आ गया, ड्वेल आ गया, जूल या ब्रिटॉन आ गया, एटकिंसन आ गया, लीनियर आ गया, सर बेल कोलमन या रिवर्स जूल आ गया। सर वो ऑटो नहीं आया। मैंने कहा आने वाला होगा, हो सकता है। और देखते हैं, ये देखो ओ से ऑटो, ऑटो आ गया, ये देखो ऑटो आ गया। और आगे चलते हैं। रैंकाइन, नाम सुना होगा आपने, रैंकाइन साइकिल आ गया। रैंकाइन साइकिल एनटीपीसी से रिलेटेड है। अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं थर्मल या थर्मोडायनेमिक्स या चीजें तो समझ गए होंगे, नहीं तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको जब जरूरत पड़ेगी। रैंकाइन साइकिल आ गया, ये एनटीपीसी वाले जानते हैं रैंकाइन साइकिल, उसके बिना काम नहीं चलेगा उनका। उसी के बाद मॉडिफाइड रैंकाइन या रैंकाइन मॉडिफाइड साइकिल भी आ गई। और आगे देखते हैं एक और रीहीट साइकिल आ गई सर। और आगे देखते हैं रीजनरेटिव साइकिल आ गई। सब ग्रीन कलर से आ रही है, चारों आ गई। रैंकाइन आ गई, मॉडिफाइड रैंकाइन आ गई, रीहीट आ गई, रीजनरेटिव आ गई। सर और भी आएगी? मैंने कहा पक्का आएगी। अब देखो एस अभी तो एस के पहले क्या है? आर से एक और आ गई, रिवर्स कॉर्नॉट, लेकिन रंग बदल गया। देखो रिवर्स कॉर्नॉट आ गई। वहां थी कॉर्नॉट, ये है रिवर्स कॉर्नॉट, उसकी उल्टी रिवर्स कॉर्नॉट। रिवर्स का मतलब कॉर्नॉट का उल्टा, रिवर्स कॉर्नॉट। सर एस से क्या आएगा? मैंने कहा एस से स्टर्लिंग, ये भी हो सकता है आपके लिए नई साइकिल हो। उसके आगे चलते हैं वी से वेपर कंप्रेशन। इधर देखिए वेपर कंप्रेशन आ गई, इधर देखिए वेपर कंप्रेशन आ गई। और आगे बढ़ते हैं इधर से। अब देखिए इधर से वेपर एब्जॉर्प्शन, इधर देखिए वेपर एब्जॉर्प्शन आ गई। इसका मतलब इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ नाम आ गए हैं, जरा देखते हैं। कॉर्नॉट, स्टर्लिंग, इरिक्सन, सबका कलर सेम है, ब्राउन कलर का आउटलाइन दिया है। फिर है ऑटो, डीजल, ड्वेल, इनका भी कलर सेम है। कलर सेम है तो शायद ये एक ग्रुप में होंगे, ठीक है ना। जैसे हम गाजीपुर के हैं, हम मिर्जापुर के हैं, हम आईआरटी के हैं, हम मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के हैं, हम मैकेनिकल प्रोडक्शन के हैं, तो हम लोग अलग अलग हैं ना। हम लोग अल्लाहपुर वाले आते हैं, अल्लाहपुर वाले बच्चे एक साथ आते हैं, हम बघाड़ा से आ रहे हैं तो ग्रुप बने हुए हैं। ये देखो मचंटा कलर या गुलाबी कलर बोल लीजिए आप, जूल या ब्रेटॉन साइकिल या एटकिंसन साइकिल, और ये लीनियर। यहाँ पे देखो सब हरे रंग से हैं, कॉर्नॉट, रैंकाइन, मॉडिफाइड रैंकाइन, रीहीट, रीजनरेटिव। आगे चलते हैं। इधर देखो बेल कोलेमन और रिवर्स कॉर्नॉट। इधर देखो वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्सॉर्प्शन। तो कुछ साइकिल्स के नाम आपके स्क्रीन पे आ गए। अब सर
ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा खेल रहे हैं बेटा, अगर ये समझ जाओ थर्मल खत्म हो जाएगा, और तुम अभी से समझ गए थर्मल खत्म हो गया तो हमारी रोजी रोटी तो गई, तुम लोग भग जाओगे, फिर क्या पढ़ोगे तुम लोग। इसका मतलब अभी तो खेल शुरू हुआ है। आइए अब हम लोग आगे चलते। सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा आइए देखते हैं। अब हमारे पास कुछ नाम आ गए। अब जरा देखिए हम आगे क्या करते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे कुछ नाम है जिसको मैंने सिर्फ नाम बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया है। आप कुछ अगर जानते हैं तो समझिए आपकी अपनी ज्ञान है जो आपको आता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, इस जो कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक हो गया लेफ्ट साइड और एक हो गया राइट साइड। इसका मतलब ये कुछ जो है एक तरफ है और ये सब जो है एक तरफ है। एक तरह से ये क्या हो गई, बॉर्डर लाइन हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसके इधर जो है और उसके इधर जो है, दोनों में कुछ तो फर्क होगा। क्या फर्क है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। बेटा इस लाइन के इधर जो भी हैं ये क्या है, ये है डायरेक्ट साइकिल्स, या ये है हमारी पावर साइकिल्स, या इनको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज साइकिल्स। आप समझिए, ये पहली बात तो समझिए बेटा, ये सारे के सारे जितने हैं ये सब थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। लेकिन इस लाइन के इधर जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट साइकिल या पावर साइकिल। अब यह डायरेक्ट साइकिल या पावर साइकिल का मतलब क्या होता है सर? पावर साइकिल का मतलब है कि ये सब जो हैं प्लस डब्ल्यू साइकिल्स हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल तो है सर, लेकिन प्लस डब्ल्यू है, मतलब ये कार्य देंगी, और कार्य देंगी तो फोकट में नहीं देंगी। फर्स्ट लॉ ने बोला है ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ऊष्मा खाएंगे और कार्य देंगे। इसका मतलब ये सभी साइकिल्स जो हैं ये हीट इंजन से संबंधित, ये वर्क आउटपुट देंगी, हीट एनर्जी खाएंगे। अब इनको हम लोग बोलते हैं पावर साइकिल्स, और इनका डायरेक्शन जो होता है, अब इसमें कुछ भी होगा, मान लीजिए 3 प्रोसेस होंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, ये है। अगर आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कैसा है ये, क्लॉकवाइज। इसका मतलब डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए 4 प्रोसेस, डायरेक्शन कैसा हो सकता है, फिर क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा क्लॉकवाइज होगा। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की साइकिल होती हैं और जो कार्य होती हैं, कभी कभी एक आध किताब में ऑब्जेक्टिव सवाल भी है, उनको डायरेक्ट साइकिल कहते हैं। तो डायरेक्ट साइकिल का मतलब जिसमें कार्य मिलता है, जिनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। तो इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक साइकिल जो भी हैं सर, इसमें भी आपने कुछ एक इस कॉलम में डाली हैं, कुछ एक इस कॉलम में डाली हैं। क्या इन दोनों में भी फर्क है? मैंने कहा हाँ, इन दोनों में भी फर्क है। अच्छा, लेकिन पहले इसके इधर वाला देखते हैं, ये डायरेक्ट साइकिल है या क्लॉकवाइज साइकिल है या पावर साइकिल है। मतलब इन सभी में हमें कार्य मिलेगा। इन सभी थर्मोडायनेमिक साइकिल में प्रोसेस 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हों, और प्रोसेस कोई भी हो, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, जैसे भी हों, लेकिन ये सभी प्रोसेस जो साइकिल होगी उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अब उधर वाली साइकिल क्या होगी, जैसे इसका अपोजिट होगा, ये डायरेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट होगी, ये पावर साइकिल है तो रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी, ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब बेटा रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब है कि ये कार्य देंगे नहीं, ये कार्य खाएंगे। कार्य खाएंगे और कुछ करेंगे। क्या करेंगे, हिंट दे रहा है, रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब ठंडक पैदा करेंगे, गर्माहट भी पैदा करते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज तय है, इन साइकिल्स में आपको कार्य मिलेगा नहीं, कार्य जेब से खर्च करना पड़ेगा। हाँ, जब आप कार्य जेब से खर्च करेंगे तो ठंडक और गर्माहट प्राप्त कर सकते हैं, बट बिना कार्य खर्च किए ठंडक गर्माहट प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए। बिना मेहनत के सफलता पाने की बिल्कुल मत सोचिए। हम लोग का जमाना और था, हम लोग कम पढ़े लिखे थे, कम मेहनत से नौकरी मिल गई। आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है, आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कभी कभी तो बेटा मैं वास्तव में बताऊं आपको ईमानदारी से, मैं सोचता हूं कि आज के ज़माने में जितना मुश्किल आप लोग संघर्ष कर रहे हैं या जितना टफ कंपटीशन है, अगर हम होते तो क्या मुझे नौकरी मिलती? पक्का नहीं मिलती। उस ज़माने में चीज़ें आसान थी बेटा, नौकरियां 10 थी, पाने वाले 11 थे, लड़ाई झगड़ा होता था, 10 नौकरी पा जाते थे, एक तो नहीं पाता था। आज की तारीख में क्या है, नौकरी एक है, पाने वाले 1000 हैं। तो बहुत टफ टाइम में बेटा आप लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ होता है, बिना मेहनत के नहीं, तो इस केस में भी वही है, बिना कार्य खर्च किए ठंडक गर्माहट नहीं मिलेगी। और इनका डायरेक्शन कैसा होगा, यहां पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, अब अगर मान लीजिए यहां पे होगा तो इनका डायरेक्शन कैसा होगा? मान लीजिए 3 प्रोसेस की ही साइकिल है तो डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शन इसका ये होगा, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये उल्टा है। ओके बेटा, हम दोबारा बनाते हैं। यहां पे ये मान लीजिए ये है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये क्या है, निगेटिव साइकिल। ये कैसी थी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कार्य देगी और ये कार्य खाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट साइकिल या रेफ्रिजरेशन साइकिल या एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। इसका मतलब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे सभी साइकिल्स पावर साइकिल्स हैं, वर्क आउटपुट देंगी, हीट खा, और इनको आप इनका डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होगा साइकिल का, लेकिन उनका डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये नेट वर्क खाएंगी, कम खाएंगी ज्यादा खाएंगी वो अलग बात है। और वर्क खा के करेंगी क्या, जो तुम्हारी इच्छा होगी। अगर तुम्हें चाहिए होगा कूलिंग इफेक्ट, ठंडक, तो ठंडक देंगी। अगर तुम्हें चाहिए होगा हीटिंग इफेक्ट, गर्माहट, तो गर्माहट देंगी। बट इनको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें ठंडक गर्माहट दोनों आ जाती है। आई सर, अब आपने इसके इस तरफ दी है पावर साइकिल, इसके इस तरफ दी है रेफ्रिजरेशन साइकिल। इधर वर्क मिलेगा, इधर वर्क खर्च होगा, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर अब आपने इसमें भी 2 कॉलम बना दिए हैं। मैंने कहा यस। तो सर अब क्या है, ये है गैस पावर साइकिल। मतलब इसमें जो कार्यकारी माध्यम होगा वो गैस होगा। मान लीजिए निकाय यहां से चला, यहां पहुंचा, एक प्रोसेस, यहां से चला, यहां पहुंचा, दूसरा प्रोसेस, यहां से चला, यहां पहुंचा, तीसरा प्रोसेस। या मान लीजिए 4 प्रोसेस है, यहां से चला 1 से पहुंचा 2 पे, 2 से पहुंचा 3 पे, 3 से पहुंचा 4 पे, और 4 से वापस आया 1 पे। तो साइकिल तो पूरी हो गई। लेकिन इन चारों प्रोसेस के दौरान जो हमारा निकाय है या जो हमारा कार्यकारी माध्यम है वो हमेशा गैसीय अवस्था में रहेगा। एक बार भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा पूरे चक्कर। इसका मतलब वर्किंग मीडियम या कार्यकारी माध्यम, या जिसको आप बोलते हैं सिस्टम, या जिसको आप बोलते हैं निकाय, वो क्या होगा, गैसीय माध्यम होगा, गैस होगी। जबकि इसमें क्या होगा, वेपर, इसमें वाष्प होगी। सर गैस और वाष्प दोनों तो एक ही चीज हैं, दोनों ही तो गैसीय अवस्थाएं हैं। बेटा थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है कि गैस और वेपर दोनों गैसीय अवस्थाएं हैं, पर दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, गैस वो होती है जिसको आसानी से द्रवित नहीं कर सकते, उसको लिक्विड बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो वेपर होती है उसको आसानी से द्रवित कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई वेपर पावर साइकिल है, तो वो जब यहां से यहां गई तो वेपर फॉर्म में है, लेकिन यहां से यहां आई तो लिक्विड फॉर्म में हो गई। इसका मतलब पूरी साइकिल के दौरान ये लिक्विड फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। मतलब ये लिक्विड बनती रहती है, गैस बनती रहती है। तो वेपर पावर साइकिल्स और ये गैस पावर साइकिल। इसी प्रकार इधर आए देखिए होगा, ये क्या है, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। मतलब जो ऊष्मागत के चक्र हैं उसमें जो कार्यकारी माध्यम है वो थ्रू आउट दी साइकिल, मतलब पूरे चक्र के दौरान गैसीय अवस्था में ही रहेगा, लिक्विड कभी नहीं बनेगा। जबकि इस केस में वेपर कंप्रेशन साइकिल में ये बीच बीच में लिक्विड बनता रहेगा। कब लिक्विड बनेगा, क्यों बनेगा, उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये सब जब इन साइकिलों को पढ़ा जाएगा तो आएगा। तो कहीं ना कहीं बेटा आपने, और अब अगर इस पूरे चार्ट को देखें तो मैंने ऊपर हेडिंग लगा दी थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो आपके सामने एक वृहद चार्ट आया है जिसमें थर्मल की लगभग सभी साइकिल्स का जिक्र है। अब थर्मोडायनेमिक साइकिल 2 प्रकार की होती है, एक प्लस डब्ल्यू, एक माइनस डब्ल्यू। जो प्लस डब्ल्यू होती है उनको पावर साइकिल या डायरेक्ट साइकिल कहते हैं, उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। दूसरी वाली जो होती हैं वो माइनस डब्ल्यू होती हैं, जो इनडायरेक्ट साइकिल होती हैं, जिनको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती। अब साइकिल प्लस डब्ल्यू हो या माइनस डब्ल्यू हो, दोनों ही अवस्थाओं में उसका कार्यकारी माध्यम या तो गैसियस मीडियम होगा या फिर वेपर होगा, या तो गैसियस होगा या वेपर होगा। अब कोई पूछे कुछ गैस पावर साइकिल के नाम बताओ, इनमें से जो चाहे बता दो, सारे बता दो। कोई पूछे वेपर पावर साइकिल के नाम बताओ, इनमें से कोई भी बता दो। कोई पूछे गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल के नाम बताओ, इनमें से कोई बता दो। कोई पूछे वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल के नाम बताओ, ये बता दो। कोई पूछे किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल का नाम बताओ, कोई भी नाम ले लो। किसी डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक साइकिल का नाम बताओ, कोई भी नाम ले लो। किसी इनडायरेक्ट थर्मोडायनेमिक साइकिल का नाम बताओ, कोई भी नाम बताओ। इसका मतलब अब धीरे धीरे आप इस चीज को समझ रहे हैं कि ये सभी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, इतनी बात के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखते हैं जरा, सर ये सब थर्मोडायनेमिक साइकिल सारी यहां पे आ गई। सर अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा थोड़ा सा अभी और समझते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए बेटा, ये है हमारी गैस पावर साइकिल्स, और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, गैस पावर साइकिल। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, हम लोग क्या रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं, नहीं सर बाद में पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आईसी इंजन। तो बेटा ये जो गैस पावर साइकिल्स हैं, तो आप जरा समझिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स फॉर आईसी इंजन, ये सभी जो साइकिल्स हैं ये आईसी इंजन की साइकिल्स हैं।
या इनको और अच्छी तरह से बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं नोन एज गैस पावर साइकिल। इन सभी को हम गैस पावर साइकिल कहते हैं। ऑल दीज आर गैस पावर साइकिल। अब कोई आपसे पूछे कि हमें 3 गैस पावर साइकिल के नाम बताओ तो आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए फिर वापस आ गए। अब अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या है? सर ये भी पावर साइकिल है, लेकिन ये वेपर पावर साइकिल। कोई पूछे आपसे वेपर पावर साइकिल तो ये हो गई। ये हम कब पढ़ते हैं? ये थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है। किसकी? पावर प्लांट की। और खास करके किस पावर प्लांट की? थर्मल पावर प्लांट की, एनटीपीसी की। एनटीपीसी में बेटा कोयला जलाते हैं, पानी से भाप बनाते हैं, भाप चरखी पे मारते हैं। चरखी का मतलब टरबाइन पे मारते हैं, स्टीम टरबाइन पे मारते हैं। टरबाइन चक्का नाचता है, कार्य मिलता है, उससे बिजली बनाते हैं और बिजली हमारे घर में आती है। तो वो जो काम होता है एनटीपीसी में, थर्मल पावर प्लांट में, वो इन्हीं साइकिल के बल पे होता है। जब हम थर्मल पढ़ते हैं या थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट हम लोगों का है, तो ये इसका मतलब ये हम लोग कब पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं आईसी इंजन में। सारे सब ये पढ़ते हैं आईसी इंजन में। ये कब पढ़ते हैं? थर्मल पावर प्लांट में, जिसको हम लोग थर्मल बोलते हैं यहाँ पे अपने कोर्स में। अब ये किसकी साइकिल है? पावर प्लांट की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेपर पावर साइकिल। तो ये पावर प्लांट की साइकिल्स हैं। एनटीपीसी में या अनपरा में या ओबरा में या यूपीआरवीएल के जितने भी हमारे प्रदेश सरकार के तापीय संयंत्र हैं, तापीय विद्युत संयंत्र बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, उसके साइकिल है, इनको बोलते हैं वेपर पावर साइकिल्स। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये क्या है? ये है थर्मोडायनेमिक साइकिल्स फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस वक्त इस कमरे में एसी चल रहा है, तो जो भी थर्मोडायनेमिक साइकिल चल रही होगी इनमें से कोई होगी। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, हमारे घर में फ्रिज चल रहा है, वो किस साइकिल पर आधारित होगा? मानी बात है, इनमें से नहीं। हमारे घर का फ्रिज इनमें से किसी पर आधारित होगा। हमारी कार चल रही है, किस साइकिल पर आधारित होगी? इसमें नहीं होगी, इनमें से कहीं होगी। हमारा थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, इनमें से होगी। कार चल रहा है, इनमें से होगी। ट्रक चल रहा है, इनमें से होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई तो हम लोग कहां तक आ गए? रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग साइकिल। तो मैंने बेटा धीरे धीरे आपके दिमाग में विभिन्न थर्मोडायनेमिक साइकिल्स का सिर्फ नाम बैठाया है, और नाम के साथ साथ कोशिश की है कि आपके दिमाग में ये पिक्चर हो कि ये प्लस डब्ल्यू, ये माइनस डब्ल्यू, ये गैस पे आधारित या गैस कार्यकारी माध्यम, इसमें वेपर, ये गैस पे और ये वेपर। अगर इतना आप समझने लगे तो समझिए बेटा, आपको पूरे थर्मल में जो मैं 250 घंटे करीब पढ़ाता हूं आपको, उसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर हैं तो आपको थर्मल आता है, और अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको थर्मल नहीं आता है। क्वेश्चन टिक कर ले रहे हैं आप, गाइड सॉल्व कर ले रहे हैं, रट के बैठ गए हैं आप, वो अलग बात है। कुछ सारा नौकरी भी पा जाए रट के आप। कि थर्मल आपको आता है तो ये सारी साइकिल्स आपको आती है। थर्मल आपको नहीं आता है तो मतलब इसमें साइकिल्स नहीं आती। तो साइकिल्स क्या अध्ययन, लेकिन इस साइकिल को समझने के लिए हम बेस बनाते हैं, उस बेस में ही इतना टाइम लगता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर ये हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल तक तो बात हो गई सर। अब सर ये गैस पावर साइकिल है और इसको आपने ग्रुप में बना रखा है। इन 3 को एक साथ रखा है सर आपने, फिर इन 3 को एक साथ रखा है, फिर इन 2 को एक साथ रखा है, फिर इसको एक साथ। सर कुछ का मतलब है? मैंने कहा यस। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, कॉर्नोट, स्टर्लिंग और एरिक्सन, इनको तीनों को मैंने एक साथ रखा। इनमें से हो सकता है बेटा आपने कॉर्नोट का तो नाम सुन रखा है, लेकिन हो सकता है स्टर्लिंग का और एरिक्सन का नाम आपने न सुना हो। अब कॉर्नोट साइकिल के बारे में आप कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ आपको इतना जरूर आइडिया होगा कि कॉर्नोट साइकिल बड़ी आदर्श साइकिल होती है, इसकी एफिशिएंसी सर्वाधिक होती है, ये आइडियल साइकिल होती है। तो कॉर्नोट साइकिल के बराबर किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, आपको इतना जरूर मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो जान जाइए। लेकिन अगर आपको इतना मालूम था तो उसमें थोड़ी सी अपनी जानकारी में वृद्धि कर लीजिए कि कॉर्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, देखो बेटा, ईटा का मतलब एफिशिएंसी, सी का मतलब कॉर्नोट, ईटा का मतलब एफिशिएंसी, एस का मतलब स्टर्लिंग, ईटा का मतलब एफिशिएंसी और ई का मतलब एरिक्सन। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कॉर्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, स्टर्लिंग साइकिल की एफिशिएंसी और एरिक्सन साइकिल की एफिशिएंसी बराबर होती है, बशर्ते तीनों इंजन, कॉर्नोट इंजन, स्टर्लिंग इंजन और एरिक्सन इंजन, तीनों इंजन सेम टेम्परेचर रेंज में काम करें। और सेम टेम्परेचर रेंज, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा इसका मतलब इनका जो TH हो, TH मतलब जिस टेम्परेचर पे हीट हम दे रहे हैं इंजन को, वो है TH। मान लीजिए हम तीनों इंजन को हीट दे रहे हैं 1000 केल्विन पे, तो तीनों को, कॉर्नोट को भी 1000 केल्विन पे दे रहे हैं, स्टर्लिंग को भी 1000 केल्विन पे दे रहे हैं और एरिक्सन को भी 1000 केल्विन पे दे रहे हैं। कितनी हीट दे रहे हैं बात उसकी नहीं है, किस टेम्परेचर पे दे रहे हैं, वो तीनों में सेम होगा 1000।
और जो हीट इंजन के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं, सेकंड लॉ कहता है कि हीट बाहर फेंकनी पड़ेगी, पूरी पूरी हीट कभी वर्क नहीं बनती। तो जो हीट फेंकता है इंजन बाहर की तरफ उसको होता है हमारा बेटा TL। ये हम लोग का होता है TL, मतलब लो टेम्परेचर जिस पे हीट रिजेक्ट हो रही है। सपोज कीजिए ये 300 केल्विन है, तो अगर मान लीजिए कि कोई हीट कॉर्नॉट इंजन चले, 1000 केल्विन पे हीट ले और 300 केल्विन पे फेंके। स्टर्लिंग इंजन चले, 1000 केल्विन पे हीट ले, 300 केल्विन पे फेंके। इरिक्सन इंजन चले, 1000 केल्विन पे हीट ले और 300 केल्विन पे फेंके। अगर तीनों का TH या हीट सप्लाई टेम्परेचर 1000 केल्विन हो या सेम हो और तीनों का TL जिसपे वो हीट फेंक रहे हैं वो सेम हो, तो इनकी एफिशिएंसी सेम होगी। इसका मतलब कॉर्नॉट साइकिल के इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन क्या कॉर्नॉट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर किसी की एफिशिएंसी हो सकती है? यस सर, स्टर्लिंग की हो सकती है, इरिक्सन की हो सकती है। एक बच्चा था, एक बार उन्होंने टेस्ट लिया तो मान लीजिए A27 ने टॉप किया, तो A27 खड़ा हो गया, बोला सर मैं टॉपर हूं। तो इतने में A80 भी खड़ा हो गया, बोला सर मैं भी टॉपर हूं। इतने में B27 भी खड़ा हो गया, B127 भी खड़ा हो गया, बोला सर मैं भी टॉपर हूं। तो बच्चों ने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, तीनों के नंबर बराबर हो। तो इसको टॉपर का होने का यह मतलब है कि इस बच्चे से ऊपर किसी का नंबर नहीं है। बट एक ही क्लास में अगर सेम मार्क्स 3 लोगों का आ गया है और वो हाईएस्ट है, तो इसका मतलब कॉर्नॉट साइकिल से ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती, बट कॉर्नॉट साइकिल के बराबर एफिशिएंसी होती है दो और साइकिल्स की। एक का नाम है स्टर्लिंग और एक का नाम है इरिक्सन। हर गाइड में 2 से 3 सवाल इसके ऊपर आधारित, एक तो पक्का होगा यही सवाल। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर स्टर्लिंग इंजन, इरिक्सन इंजन और कॉर्नॉट इंजन सेम टेम्परेचर रेंज में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी सेम होगी। इतना हम बताना चाहते थे। इन दोनों साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट में करेंगे जब ये चैप्टर खत्म करेंगे। आइए थोड़ा सा आगे चले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं, बड़ा गंदा हो गया है। अब सर देखिए, अब हम ऑटो डीजल ड्यूल को हमने एक रंग से दिखाया है, ऑरेंज कलर से। और ये क्या है सर? ये भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है, मानी बात है, +W है, क्लॉकवाइज है, गैस पावर साइकिल है। लेकिन ये सभी जो तीनों साइकिल्स हैं ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है। किसकी? रेसिप्रोकेटिंग इंजन की, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल डीजल, SI इंजन, CI इंजन। तो दीज आर थर्मोडायनेमिक साइकिल, दीज आर थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, यस सर। दीज आर +W साइकिल्स, यस सर। दीज आर गैस पावर साइकिल्स, यस सर। दीज आर रेसिप्रोकेटिंग इंजन थर्मोडायनेमिक साइकिल, यस सर। इसका मतलब ये तीनों रेसिप्रोकेटिंग IC इंजन की साइकिल्स हैं, ठीक है। और सच मायने में इस सेकंड चैप्टर में हमें इन्हीं 3 साइकिल को डिटेल में पढ़ना है 8 घंटे करीब। ओके, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सर क्या है, ये भी गायब हो गए, तो 2 ग्रुप हम समझ गए। इनको एक साथ क्यों रखा था? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी सेम होती है अगर टेम्परेचर रेंज सेम हो। इनकी एफिशिएंसी सेम होती है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि इन तीनों की एफिशिएंसी में की बात ही नहीं की हमने ये कहा कि ये रेसिप्रोकेटिंग IC इंजन की साइकिल होती है। मतलब कोई रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, वो इन 3 साइकिल में से किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम करेगा, इतना बोला है बस। अब हम कह रहे हैं जूल साइकिल या ब्रेटॉन साइकिल, वही नाम है, जूल बोले या ब्रेटॉन बोले। और एटकिंसन जो पहले आया था, एटकिंसन, ये दोनों क्या है? ये भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है। कैसी हैं? +W हैं, क्लॉकवाइज हैं, वर्क आउटपुट देंगी, डायरेक्ट हैं। लेकिन these are the thermodynamic cycle for rotary IC इंजन, रेसिप्रोकेटिंग वाला नहीं, पिस्टन सिलेंडर वाला नहीं, रोटरी IC इंजन। इसमें क्या आ गया? गैस टरबाइन। तो ये कैसी हैं? गैस टरबाइन की हैं। इसका मतलब रोटरी IC इंजन या गैस टरबाइन की थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन सी होती है? ऑटो साइकिल? नहीं सर, गैस टरबाइन की थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है या तो ब्रेटॉन होती है, जूल या ब्रेटॉन होती है, या एटकिंसन साइकिल होती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सर ये लीनियर साइकिल क्या होती है? ये थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है पल्स जेट इंजन। तो बेटा हम लोग के जेट प्रोपल्शन, बेटा आपके डिप्लोमा लेवल पे सब्जेक्ट में हमारे टॉपिक जो होता है गैस टरबाइन होती है, जेट प्रोपल्शन नहीं होता। बीटेक में होता है गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्शन। तो वहां पे जो जेट प्रोपल्शन की साइकिल होती है, पल्स जेट इंजन होता है, उस पल्स जेट इंजन की जो थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है वो लीनियर साइकिल होती है। इसके बारे में बेटा किसी भी गाइड में एक भी सवाल नहीं है, गेट वगैरह में एक बार पूछा गया है, उस जमाने में मैंने तैयारी की थी तो मेरे नोट्स में है, तो मैंने जिक्र कर लिया।
अदरवाइज लीनियर के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब बेटा देखिए, ये हैं हमारी गैस पावर साइकिल्स और हमें इसी की स्टडी करनी। अब समझिए कि हमारा जो चैप्टर 2 है वो हमें इसकी स्टडी करनी। सर हम सबकी स्टडी करेंगे? नहीं, चैप्टर 2 में हम विशेष तौर से इसकी स्टडी करेंगे। जब चैप्टर 6 में पहुंचेंगे, जब हम कहेंगे गैस टरबाइन की स्टडी करनी है, तो हम इसकी करेंगे। इसकी स्टडी हम करेंगे ही नहीं, मैंने बताया पूरे गाइड में एक भी सवाल ही नहीं, बस नाम जान के लीनियर साइकिल बहुत धन्य मानिए अपने को। अब इन तीनों की स्टडी में हम कार्नोट की तो डिटेल स्टडी करेंगे, वृहद स्टडी करेंगे, इन दोनों की बहुत हल्की सी स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में लास्ट में, क्योंकि इन दोनों से प्रश्न नहीं आते। और कार्नोट साइकिल तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहां पे हम फिर से इसलिए पढ़ेंगे ताकि कार्नोट जब पढ़ेंगे दोबारा रिवाइज करके तो ये पढ़ने में मजा आएगा। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से अपने को फोकस करना है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। लेकिन बेटा ये सब थर्मोडायनेमिक साइकिल हैं, इसके अंदर कई प्रोसेसेस होंगे और उन प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा। इसका मतलब इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के बेस की जरूरत है। और कार्नोट इंजन से हम शुरू करेंगे, तो एक बार चीजें जितनी आपको आती हैं अच्छी बात है, नहीं तो कार्नोट इंजन पढ़ाते पढ़ाते काफी बेस तैयार हो जाएगा और जब हम ऑटो डीजल ड्यूल में आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आज हमने क्या किया? आज हमने बेटा एक तरह से आप कह सकते हैं अगला टॉपिक होगा हमारा कार्नोट साइकिल। हमने इंट्रोडक्शन लिया, हमने आपको परिचित कराया चैप्टर से गैस पावर साइकिल। साइकिल का मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल, पावर का मतलब प्लस डब्ल्यू साइकिल या वर्क आउटपुट देने वाली साइकिल, फोकट में नहीं हीट खाके। और गैस का मतलब कि जब ये कार्य करेंगी, जब ये चलेंगी, तो जो प्रोसेसेस होंगे उसके दौरान जो हमारा कार्यकारी माध्यम है वो हमेशा गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम आज का लेक्चर बेटा यहीं पे रोक रहे हैं। हम लोग अपने अगले लेक्चर में कार्नोट साइकिल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।